morning student. Today we start new chapter, extraordinary chapter and very long chapter, chapter number 7 integrals. अब तक हम टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. पहला चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड चैप्टर नंबर 4 ओके डिटरमिनेंट. एंड अभी वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यूअस है और आज से हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है लेकिन टफ नहीं है. याद रखिएगा, टफ चैप्टर बिल्कुल नहीं है, ज्यादा लेंथी चैप्टर है. ओके, तो इसमें आपको क्या याद रखने का है मैं पहले बोल देता हूं. जिस टाइम पे मैं फॉर्मूला कंप्लीट करूं, आज थोड़ी फॉर्मूला है, सिर्फ 14 ही फॉर्मूला है, तो जिस लेक्चर में फॉर्मूला की बात हो उस दिन वो सारे के सारे फॉर्मूला 3 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप करनी है. याद रखो, जिस दिन जिस लेक्चर में फॉर्मूला कंप्लीट हो, फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, उस दिन सारी फॉर्मूला 3 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप करनी है. अब कई बार कितने स्टूडेंट ऐसे कि होमवर्क अच्छी तरह से नहीं लिखते, भेजते भी नहीं है, तो फॉर्मूला कंप्लीट करनी है, ये पहली बात. अब इंटीग्रेशन में क्या है, तो इंटीग्रेशन में खास आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी याद रखना पड़ेगा, वरना एग्जाम्पल जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है. ठीक है. और दूसरी बात, तो इंटीग्रेशन के कई सारे सम ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं होता, तो उस जगह पे एक छोटा सा आइडिया हमारा काम कर जाता है. अगर कुछ आइडिया लगाओ तो वो जो फंक्शन दिया गया है वो काफी अच्छी तरह से हो जाएगा और उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडिया लगाना जरूरी है. ओके. और कई सारे एग्जांपल है जिसमें हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. सपोज x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू टी स्क्वायर, x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, ओके, वगैरह वगैरह. तो इसकी कोई भी मेथड नहीं है कि ऐसा फंक्शन हो तो आप ऐसा एज्यूम करो, ये कुछ भी मेथड नहीं है इसमें. तो इसमें एज्यूम करने वाले जो सम है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये बात आती है. तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. ओके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और सम प्रिपेयर करो. और दूसरी बात यह है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो तो फंक्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करूं तो जो फंक्शन दिया गया हुआ है वो एकदम इजी हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. तो उसी अंदाज से आप वो अंदाजा लगाकर आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेथड तो है ही नहीं. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन क्या है, वो डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है. जो डेरिवेटिव है उसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है. अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर. तो बिल्कुल उसकी उल्टी प्रोसेस है. तो इंटीग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव. ओके, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. ओके, मतलब हमारा ये हुआ, अगर मैं fx का डेरिवेटिव करूं और मुझे gx मिलता है तो मतलब ये होगा कि gx का इंटीग्रेशन fx आने वाला है. अब ये बात सही है या गलत, ये हम देखते हैं. कोई मैं फंक्शन ले लेता हूं. अगर मैं फंक्शन लूंगा fx इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 2 dx. ओके, तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देता हूं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पहले मैं कर देता हूं. तो इसका डेरिवेटिव मैं कर देता हूं x स्क्वायर प्लस 2 का. तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 2x एंड डेरिवेटिव 2 व्हिच इज ऑलवेज 0. व्हाई? बिकॉज़ 2 इज कांस्टेंट. ओके, तो 2 का डेरिवेटिव आएगा 0. मतलब ये जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x.
और हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो वो है डेरिवेटिव का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। मतलब इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको x² + 2 मिलेगा। देखते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ, फॉर्मूला के बाद में करेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए फॉर्मूला जरूरी है। तो पहली फॉर्मूला है x⁴n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx which is x⁴1 power more upon n + 1 + c। सपोज ये c क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज x⁻6 है तो उसका इंटीग्रेशन होगा 6 + 1 that is 7 डिवाइड बाय 7, that means इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 equal to x⁻7 डिवाइड बाय 7। सपोज x⁻500 then integration of x⁻500 which is x⁻501 डिवाइड बाय 501। ओके, तो यहाँ पे ये 2 है उसको मैं आगे ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन x dx। तो यहाँ पे x की पावर है 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 कट हो गया तो हमको आंसर मिला x²। देखो यहाँ पे क्या हुआ, x² + 2 का डेरिवेटिव है 2x, तो हम समझ लेते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन x² + 2 होने वाला है ही, लेकिन यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन तो x² ही है, तो 2 कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म का कोई मायने ही नहीं रखता। तो कांस्टेंट टर्म का क्या करेंगे, तो हर बार हम एज्यूम कर लेंगे कि शायद फंक्शन में कांस्टेंट टर्म हो, इसकी वजह से हम सब जगह पे लिखेंगे c। ओके, और c क्या है, तो c को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट सुना था, आज ये नया वर्ड आया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। साला ये तो कुछ गलत हुआ। नहीं, कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में डिफरेंस है। कांस्टेंट तो 5, 10, 15, 12 ये सब कांस्टेंट है। मैं आपको बोलूं 5 तो आपको मगज में आ जाएगा 5 मतलब 4 के बाद आता है, 6 के पहले आता है 5। और मैं आपको बोलूं कांस्टेंट c, तो आप c की वैल्यू क्या समझोगे, तो नहीं, कोई बोलेगा शायद c = 5 होगा, तो कोई बोलेगा c = शायद 10 होगा, c = -10 होगा, वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब बदलाता हुआ कांस्टेंट। तो सर ये बदलाता हुआ कांस्टेंट कैसे, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू में ले लूं, कोई x की वैल्यू सपोज मैं 1 लूं तो c की वैल्यू कोई दूसरी आएगी। अगर x की वैल्यू 2 में लेता हूं तो c की वैल्यू भी दूसरी कुछ आएगी। मतलब x जब चेंज होता है तो अपने आप c चेंज होने वाला है ही। तो मतलब c क्या है, कांस्टेंट है लेकिन बदलाता हुआ कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट जो 5 है वो तो फिक्स है 5, ओके, उसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता। तो कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ये बेसिक है। अब मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन f(x) dx। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे जो x है, यहां पे जो x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ओके, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और यहां पे जो f(x) है, f(x) पे आप क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड। ओके, f(x) को हम बोलेंगे इंटीग्रांड। ओके, तो ये आप याद रखो, खास मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन है वो उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और c लगाना हमेशा जरूरी है। अब कुछ फॉर्मूला की बातें करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, हम x⁻n का डेरिवेटिव जानते हैं, तो उसमें क्या आता है, n कोएफिशिएंट में आ जाता है और 1 पावर लेस हो जाता है, मतलब n मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 1 पावर ज्यादा आ जाएगा और जो पावर है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, तो उसका आंसर हुआ x⁻n + 1 अपन n + 1 प्लस सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब
इंटीग्रेशन 1 dx। हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव आने वाला है 1, तो मतलब क्या हुआ 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c तो हमेशा रहेगा ही आगे cos x। तो सोचो cos x इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जानते हैं sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, तो मतलब cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। अब बात करते हैं sin x की, तो sin x भाई कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम सोचेंगे नहीं sin x तो प्योर नहीं है लेकिन माइनस sin x है, तो किसका, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin, तो माइनस ऑपोजिट साइड पे ले लो, तो इंटीग्रेशन sin है तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ओके, सेम वे sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर है tan x का डेरिवेटिव, तो मतलब हुआ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सेम वे cos x स्क्वायर x dx, तो डायरेक्ट cos x स्क्वायर नहीं है लेकिन माइनस cos x स्क्वायर है, तो किसका डेरिवेटिव cot x का, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x प्लस c। सेम हियर sec x tan x dx, तो sec x into tan x इसका डेरिवेटिव है तो वो होगा sec x का, तो sec x tan x का उसका इंटीग्रेशन हो गया sec x। सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। अब हम जानते हैं sin इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव भी सेम ही है लेकिन ऑपोजिट है, मतलब माइनस 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x। सेम वे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अपन 1 प्लस x स्क्वायर। Same way we know the derivative of cot inverse x which is minus 1 upon 1 plus x square, then we say that integration of 1 upon 1 plus x square is equal to tan inverse x or minus cot inverse x. Same way we know that in derivative of sec inverse x which is 1 upon modulus of x into under root x square minus 1, और derivative of cosec inverse x same लेकिन opposite, that means minus 1 upon मॉड्यूलस ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन dx अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और दूसरी फॉर्मूला हम बोल सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो है ही। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव है e रेज़ टू x, तो मतलब हुआ e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन सेम e रेज़ टू x, और a रेज़ टू x है उसका डेरिवेटिव क्या है e रेज़ टू x का डेरिवेटिव है e रेज़ टू x इनटू log a इनटू log a, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो log a जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इज इक्वल टू e रेज़ टू x अपन log a बेसिक। एंड सेम वे वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ log x व्हिच इज 1 अपन x, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन x इज log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये लेक्चर आप देख लो, तब ये सारे के सारे फॉर्मूला 3 बार लिख के मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है, वो कंपलसरी रहेगा। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। ओके, और मैंने c जो प्लस c आता है उसकी भी बात की, और c को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और कुछ फॉर्मूला भी देखे हैं, वो फॉर्मूला 3 बार लिखने ही है और खास याद रखने ही है। अगर फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है तो एग्जांपल में प्रॉब्लम होने वाला है ही। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। सी हियर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx। हम जानते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है, मतलब इनवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा fx। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट मींस आंसर इज आवर फंक्शन एज इट इज fx। अगर दो फंक्शन है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन है और उसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन fx प्लस और माइनस gx dx, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन fx dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन gx dx। अगर तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई फंक्शन के साथ
कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कांस्टेंट को हम आगे ले सकते हैं इंटीग्रेशन क्या भी, तो a इंटू इंटीग्रेशन fx dx। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1, एग्जांपल 1, राइट एंटी डेरिवेटिव यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो यहाँ कहीं भी फॉर्मूला का यूज करना नहीं है, तो हम कैसे बात करेंगे? cos 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमको पहले सोचना होगा कि cos 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम जानते हैं cos फंक्शन sin x का डेरिवेटिव, तो पहले मैं लिख लेता हूं d/dx of sin x equal to cos x, but function is here 2x, then I take here 2x, then d/dx of sin 2x। चलो sin 2x का आप डेरिवेटिव करते हैं तो sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। नाउ cos 2x को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो 2 जाएगा यहां पे डिनोमिनेटर में, तो यहां पे हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 1/2 into d/dx of sin 2x। तो 1/2 को मैं अंदर ले सकता हूं तो d/dx ब्रैकेट 1/2 into sin 2x, ओके 1/2 into sin 2x, दैट मींस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब एग्जांपल 1 है उसका दूसरा सम जो कि है 3x² + 4x³। तो 3x² भाई किस चीज का फंक्शन, किस फंक्शन का डेरिवेटिव होने वाला है? तो हम जानते हैं x² तो उसका वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा? तो यहाँ पे x² है तो एक पावर हमको बढ़ा के बात करनी होगी, तो सोचो x³ तो x³ का डेरिवेटिव तो हो गया 3x², और दूसरी टर्म वो भी है इसी तरह की 4x³ तो वो होगा x⁴ का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ d/dx of x³ which is 3x²। same way d/dx of x⁴ equal to 4x³। that means we say that d/dx of x³ plus x⁴ equal to 3x² plus 4x³, मतलब 3x² plus 4x³ उसका एंटी डेरिवेटिव होगा x³ प्लस x⁴ का, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² plus 4x³ is x³ प्लस x⁴। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब अगला बात करते हैं 1/x। वो तो बहुत ज्यादा इजी है। 1/x इस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आप तुरंत बोलोगे वो है log x का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ d/dx ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो हम बोल सकते हैं 1/x का एंटी डेरिवेटिव होगा log x। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव of 1/x is log x। ओके, अब एग्जांपल दूसरा, उसमें क्या फाइंड करना है? सी हियर फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव नहीं है, एंटी डेरिवेटिव बोले तो भी सेम ही होगा, लेकिन पहला जो एग्जांपल था उसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, लेकिन कौन सी मेथड? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। कैसे? देखो यहाँ इंटीग्रेशन x³ - 1/x², x³ - 1/x²। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल तो है नहीं और हमने अभी तक आया भी नहीं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने बोला था एक छोटा सा आइडिया आपको आंसर तक ले जाएगा। आइडिया प्लस फॉर्मूला इक्वल टू आंसर। सी हियर पहले मैं क्या करता हूं, उसको स्प्लिट करता हूं, इसको मैं i बोल देता हूं, तो स्प्लिट करता हूं तो x³
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर dx. x cube upon x square, that is only x, and x square taken numerator, then x raised to minus 2 dx. ओके, यहाँ पे x raised to 1 है, यहाँ पे x raised to minus 2 है. तो अब हम डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. तो we know that first formula integration of x raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो 1 पावर ज्यादा आएगी और डिनोमिनेटर में जो ज्यादा पावर है वही लिखना है. तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं पहले इसको अलग अलग कर देता हूँ, x raised to 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x raised to minus 2 dx. तो यहाँ पे हो जाएगा x raised to 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus 1. सेम यहाँ पे x raised to minus 2 plus 1 अपन minus 2 plus 1 plus आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना मत भूलिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1 इन डिनोमिनेटर माइनस 1 प्लस 6. नाउ लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस. नाउ एक्स रेज टू माइनस 1 टेक इन डिनोमिनेटर, देन वी राइट एज 1 अपॉन एक्स प्लस c. ओके, ये तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी सम है. और उसमें ये आइडिया लगा है कि स्प्लिट करो, बाद में सिर्फ फॉर्मूला है. यहाँ पे तो डायरेक्ट इजी है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही है. तो पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ. तो इंटीग्रेशन x रेज टू 2 by 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx. तो x रेज टू 2 by 3 तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू 2 by 3 प्लस 1 अपॉन 2 by 3 plus 1 plus integration of 1. We know that integration of 1, that is x, plus arbitrary constant. So here equal to x raised to 2 by 3 plus 1, that is 3 1s are 3 plus 2, 5 by 3. So x raised to 5 by 3 in denominator, 5 by 3 plus x plus c. Now these 3 taking numerator, then 3 into x raised to 5 by 3 divided by 5 plus x plus c. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, और लास्ट सम है आज का, बहुत ही ज्यादा इजी है. यहाँ पे कोई आइडिया हमको नहीं लगाना है. तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे. तो इंटीग्रेशन x raised to 3 by 2 dx plus here 2 into e raised to x, that means constant into function. तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे. तो 2 into e raised to x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 upon x dx. ओके, तो x raised to 3 by 2 इसका इंटीग्रेशन, तो 1 पावर मोर, दैट मींस 3 by 2 plus 1 upon same 3 by 2 plus 1 plus 2. And we know that integration of e raised to x same as e raised to x. And last, integration of 1 upon x, and formula is log modulus of x plus c. देखते रहिएगा. 3 by 2 plus 1, that means 2 1s are 2, तो 5 by 2. तो x की पावर हो जाएगी 5 by 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 by 2. तो जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into x raised to 5 by 2, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रहेगा, प्लस 2 into e raised to x माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c. ओके, तो आज ये सम खत्म हो गया और आज का लेक्चर भी. ये बात में फिर से मैं याद करवा देता हूँ. फॉर्मूला जो है 14 फॉर्मूला मैंने आज आपको लिखवा है, वो सभी फॉर्मूला 3 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा. ठीक है.